तो आज हम फिर से स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के टॉपिक में इनफाइनाइट स्लोप्स का डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद फाइनाइट स्लोप्स पे पहुंचेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस एंटायर मॉड्यूल। ठीक है, जो अर्थ प्रेशर था और स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स था। तो कल हमने इसके बारे में बात करी थी कि कोहेसिव सॉइल्स के रिस्पेक्ट में हम तीन तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं, एक क्रिटिकल हाइट के टर्म्स में, एक कोहेजन के टर्म्स में और एक फ्रिक्शन के टर्म्स में। फ्रिक्शन मतलब कि क्या, फाई एम तो हम रिप्रेजेंट जब करेंगे तो हम tan phi और tan phi m के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से तीन जो भी आपको वैल्यूज़ या डेटा पता हो आप उसके हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। एंड सिमिलरली जब हम स्टेबिलिटी नंबर की बात करते हैं, so this is given by C by gamma HC. All right, so HC can be given as what, factor of safety into H here. So you can also represent this stability numbers in terms of the height of the retaining wall or whatever it is given to you, this H value here. और जो भी factor of safety आपको required है, that is let's say कि दो factor of safety 2 is required है ना, let's say 12 मीटर का is the height of the wall that you are constructing and factor of safety you require is 2. All right, so in this case what would have been the critical height, the HC value, it would have been equal to 24 meters है ना। तो this is the way you can see that यदि HC 24 मीटर है क्रिटिकल हाइट ड्यू टू सम सर्टेन कंडीशंस, देन यदि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 का चाहिए तब आपको उसमें रिटेनिंग वॉल का हाइट कितना देना होगा, 12 मीटर्स। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस क्रिटिकल हाइट है। एंड सिमिलरली जब हम कोहेजन की बात करेंगे तो कोहेजन में भी मोबिलाइज्ड कोहेजन और जो कोहेजन सॉइल का इनहेरेंट रहता है उसके ऊपर हम स्टेबिलिटी नंबर की बात कर सकते हैं। ओके, सो इसी कोहेसिव सॉइल में हमने ड्राई केस के लिए बात किया, वैसे ही सिमिलरली अगर हम बात करें सबमर्ज्ड केस की तो वहाँ पे जहाँ पे हमने एनालिसिस में गामा यूज़ किया है वहाँ पे आपको सिंपली गामा डैश यूज़ कर देना है बिकॉज द सॉइल इज इन सबमर्ज्ड स्टेट नाउ। ठीक, दिस गामा डैश और गामा प्राइम और दिस इज गामा सबमर्ज्ड। ओके, सो इन द थर्ड केस स्टडी सीपेज पैरेलल टू द स्लोप विद वाटर टेबल एट द ग्राउंड लेवल। तो इस केस में क्या है, सॉइल में कोहेजन है और फ्रिक्शन है और वाटर टेबल यहाँ पे कहाँ पे है, एट द ग्राउंड लेवल। सो दिस इज द डेप्थ z है ना, वाटर टेबल कितने लेवल पे है, z पे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम्स आउट टू बी C प्लस गामा डैश z और गामा प्राइम z दैट इज गामा सबमर्ज्ड हियर दिस वन इनटू cos स्क्वायर i इनटू tan phi बाय गामा सैचुरेटेड इनटू z इनटू cos i इनटू sin i। So this is the factor of safety in the third case here. So with this we have almost completed this topic here. Now we move on to the discussion of finite slopes. ठीक है, अब फाइनाइट स्लोप्स के बारे में जब मैंने बात करी थी तब मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट स्लोप्स कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार का उसमें फेलियर हो सकता है। अच्छा, जब हम इसकी एनालिसिस की बात करेंगे तो इस एनालिसिस में दो स्टेजेस होती हैं। पहली जब हम स्लोप बना रहे हैं जस्ट उसी समय, ठीक, दैट इज इमीडिएटली आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लोप, और दूसरा कब, लॉन्ग टाइम आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लोप। तो जब हम इमीडिएटली या लॉन्ग टर्म या फिर हम इसको शॉर्ट टर्म बोले और इसको लॉन्ग टर्म बोले, तो शॉर्ट टर्म मतलब क्या पानी ड्रेन आउट हो चुका होगा तुरंत, थोड़ा मुश्किल है। तो जब भी हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे होंगे तो पानी का ड्रेन आउट होना मुश्किल है, यानी कि हम टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स का यूज़ कर रहे होंगे। यदि मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म एनालिसिस में क्या होगा, पानी ड्रेन आउट हो गया होगा तब आप इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज the two stages where we conduct the analysis there. अच्छा, सैंड या कोर सेल्ट के लिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी परमेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है ना। सो इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस इज डन फॉर बोथ द स्टेजेस, क्योंकि यदि आप शॉर्ट टर्म में भी इसको देखते हो सैंड या कोर सेल्ट को, तब उस समय क्या होगा, जो परमेबिलिटी है इतनी ज़्यादा है कि वो पानी को ड्रेन आउट कर दे रही है। तो फर्स्ट स्टेज में भी आप इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस यूज़ कर सकते हो और सेकेंड स्टेज में भी इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस आप यूज़ कर सकते हो। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द क्ले की परमेबिलिटी बहुत ही कम है, तो जब आप शॉर्ट टर्म की बात करोगे तो क्या पानी बाहर जा चुका होगा, तब तक नहीं जा पाएगा। सो इन दैट केस यू विल बी टेकिंग इट इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। ओके, बट जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, यानी कि दैट इज द सेकेंड स्टेज हियर जो हम कह रहे हैं, जब स्लोप बन चुका है उसके काफ़ी समय बाद यदि आप एनालिसिस करना चाहते हैं तब उस समय पानी ड्रेन हो चुका होगा, और पानी जब ड्रेन हो जाएगा तब जो पैरामीटर्स जो प्ले में पिक्चर में आ रहे होंगे वो कौन से होंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स। सो क्ले के केस में दोनों ही स्टेजेस में अलग अलग टाइप का एनालिसिस आप करेंगे और सैंड के केस में आप इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस कर सकते हैं दोनों ही स्टेजेस के लिए।
अच्छा, यदि हम बात करें कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइनाइट स्लोप की किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो पहली चीज़ है अज्यूम्ड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर द स्लिप सरफेस, वो हम देखेंगे कि ये कैसे डिपेंड करती है. सेकेंड इज द रेडियस ऑफ द स्लिप सरफेस. ऑलराइट, सेकेंड इज द रेडियस ऑफ द स्लिप सरफेस. नाउ थर्ड इज द टाइप ऑफ फेलियर. अब स्लोप का फेलियर हो रहा है कि बेस का फेलियर हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था. यदि यहाँ से फेलियर हो जाए तो ये सोप फेलियर कहलाएगा, यहाँ से फेलियर हो जाए तो ये टो फेलियर कहलाएगा, यदि इसके नीचे से फेलियर होता है तो ये बेस फेलियर कहलाएगा. ओके, तो किस प्रकार का फेलियर है इसके ऊपर डिपेंड करता है. अच्छा, कई सारी डेफिनेशंस दी गई हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की. अप्रोचेस क्या क्या है, वो है लिमिट इक्विलिब्रियम अप्रोच, एक है फोर्स इक्विलिब्रियम अप्रोच और एक है मोमेंट इक्विलिब्रियम अप्रोच. अच्छा, यदि मैं टर्म की बात करूं, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, एक तरीके से इक्वेट करने की टेंडेंसी, है ना. तो यदि मैं लिमिट इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो अलग होगा. फोर्स में यदि मैं बात करूंगा तो फोर्सेज जो एक्ट कर रहे होंगे उस फेलियर प्लेन पे मैं उसकी बात करूंगा. यदि मैं मोमेंट की बात करूंगा तो जो भी फोर्स मोमेंट, डिस्टर्बिंग मोमेंट या रेजिस्टिंग मोमेंट कॉज करेंगे तो हम उस मोमेंट्स को पिक्चर में लेंगे. अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट दिस लिमिट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे समझिएगा, इफ दिस इज द स्लोप हेयर और ये ग्राउंड सरफेस है, ओके, और यहाँ पे भी है ग्राउंड सरफेस है, तो ये वेज, ये फेलियर वेज है ना. यदि ये फेल कर जाता है तो कुछ इस तरह से ये शेयर फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, बट यही सॉइल क्या करेगी, इधर की तरफ रोकने की टेंडेंसी रखेगी. और ये कब तक रोक पाएगी, जब तक इसकी स्ट्रेंथ नहीं पहुंच जाती है. और स्ट्रेंथ कितनी है, टाउ एफ. ठीक, तो टाउ इज द व्हाट, शेयर स्ट्रेस मोबिलाइज देयर. और ये किसके कारण होगा, डिस्टर्बिंग फोर्सेस के कारण होगा. अच्छा, टाउ एफ क्या है, ये शेयर स्ट्रेंथ है, सॉइल कितनी देर तक इसको रोक के रख पाएगी, है ना. सो दैट इज द शेयर स्ट्रेंथ देयर एंड दिस इज ड्यू टू द रेजिस्टिंग फोर्सेस. ओके, तो ये रेजिस्ट कर रही होगी, सो दैट इज देयर. तो यदि मैं बात करूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो ऑब्वियसली ये जो शेयर स्ट्रेंथ है वो हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए. यदि ये ज़्यादा नहीं होगी तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा. और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम होना यानी कि फेलियर विल बी अकरिंग देयर. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन बाय टाउ एफ बाय टाउ. ये तो जितनी सॉइल की स्ट्रेंथ है वो है, और ये जो डिनोमिनेटर में है ये क्या है, कितना मोबिलाइज हो पाया है उस समय जब भी कोई सिचुएशन ये आई है इस तरीके की. सो दैट इज गिवन बाय दिस टाउ एफ बाय टाउ. अब टाउ एफ को आप यूजुअली जानते हो, इट इज गिवन एज c dash plus sigma dash tan phi dash. Okay, so this is here this terminology here. अच्छा, यदि ये कोहेजनलेस सॉइल होती है तब आप क्या करोगे, तो c की वैल्यू आप 0 कर दोगे और टाउ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा डैश tan phi dash. अच्छा, यदि मैं फोर्स इक्विलिब्रियम की बात करूं तो यदि मैंने ये फेलियर वेज माना है, ये स्लोप हो गया, और ये वाला फेलियर वेज मैंने मान लिया है, तो इस फेलियर वेज के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे. अच्छा, इसके ऊपर एक तो पहली चीज़ तो ये, इसका कुछ वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, और सिमिलरली सॉयल का कुछ ना कुछ रिएक्शन या फिर वेज का कुछ ना कुछ रिएक्शन आ रहा होगा. और तीसरी चीज़, एक फोर्स और आएगा, दिस इज द शेयरिंग फोर्स, क्योंकि काटने की टेंडेंसी, दिस शेयरिंग इज ऑलवेज रेफर टू एज दिस, कितना स्लाइड करा सकता है ये, दिस इज द एस यू देयर. तो यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ फोर्सेस रेजिस्ट कर रहे होंगे और कुछ फोर्सेस क्या कर रहे होंगे, इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे होंगे. रेजिस्टिंग फोर्सेस इस डायरेक्शन में होंगे और जो इसको गिराना चाह रहे होंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे. और जब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हो तो क्या करोगे, सिंपली आप इसका एक तरीके से रेशियो ले लोगे. सो सम ऑफ रेजिस्टिंग फोर्सेस, यदि ये ज़्यादा होता है तब फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी ग्रेटर देन 1. अच्छा, किससे ज़्यादा होता है, ड्राइविंग फोर्सेस से. ड्राइविंग फोर्सेस मतलब जो इसको स्लाइड कराना चाह रहे हैं नीचे. ओके, सो दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी हियर. अब रेजिस्टिंग फोर्सेस में क्या क्या है, ये एस यू यहाँ पे काम करेगा अपना, क्योंकि एस यू जो है रोकने की कोशिश करेगा. अच्छा, यही डब्ल्यू साइन अल्फा है जो वेट का इधर का कंपोनेंट है. ओके, इस साइड का कंपोनेंट है जो वेट का, ये क्या करेगा, इसको स्लाइड कराने की कोशिश करेगा. सो दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन एज एस यू बाय डब्ल्यू साइन अल्फा. अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे, इस शेयर में इस जो सॉइल को रोक के रखने की कोशिश करेगा, इसकी टेंडेंसी कौन गवर्न करेगा, कोहेजन गवर्न करेगा, और ये एन वैल्यू गवर्न करेगी. ठीक है, दिस एन दैट इज द फ्रिक्शन वैल्यू, दैट इज द एन टैन अल्फा हियर. अच्छा, ये एन टैन अल्फा, दिस इज, आई विल शो यू हाउ इट इज डन देयर. अच्छा, ये एल क्या है, कितना लेंथ पे ये एक्ट कर रहा है, ये शेयर फोर्स कितने लेंथ पे एक्ट कर रहा है. सो दैट इज गिवन हियर, ऑलराइट, सी इनटू एल. अच्छा, नीचे जो फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्सेज है, वो डब्ल्यू साइन अल्फा, जिसके कारण वो स्लाइड करने की कोशिश कर रहा होगा. सो फोर्स इक्विलिब्रियम में हम इस तरीके से इसको देखते हैं. यदि मैं मोमेंट इक्विलिब्रियम की बात करूं तो
यदि ये वेट इधर की तरफ लग रहा है, ओके, और ये यदि यहाँ पे मैंने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है, ओके, एंड दिस इज दिस, तो ये वेट का मोमेंट कितना आएगा, W इंटू एक्स। ये क्या कर रहा होगा, इसको गिराने की कोशिश कर रहा होगा। सिमिलरली जो ये SU1 SU2 ये हम अलग अलग स्लाइसेस मान लें इसको, है ना, यदि हम अलग अलग स्लाइसेस मान लें तो ये फोर्सेस क्या होंगे, कुछ ना कुछ जनरेट हो रहे होंगे इस पर। ये फोर्स इसको यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा, ये अपने वेट के कारण, अपने वेट के मोमेंट के कारण ये लेफ्ट हैंड साइड पे स्लाइड करने की कोशिश करेगा, और जो SU1 है या SU2 है या SU3 है वो क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। सो द सम ऑफ रेजिस्टिंग मोमेंट्स इज टेकन इन द न्यूमरेटर हेयर एंड सम ऑफ ड्राइविंग मोमेंट्स इज टेकन इन द डिनोमिनेटर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस हेयर R इंटू 0 to L वी इंटीग्रेट SU इंटू DL। तो ये क्या है, ये जो है फोर्सेज हैं जो यहाँ पे इसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली जो इसका वेट लग रहा होगा वो क्या करेगा, वो इसको नीचे स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा होगा। तो दिस फेलियर विल बी हियर। अच्छा, अब हम मेथड ऑफ स्लाइसेस में पहुंचते हैं। ये अब हम इसमें 4 मेथड्स देखेंगे, कलमैन मेथड देखेंगे, स्टेबिलिटी चार्ट्स का मेथड देखेंगे और बिशप मेथड देखेंगे, जहाँ पे हम एनालाइज करेंगे कि फाइनाइट स्लोप में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मेथड ऑफ स्लाइसेस में soil mass above the failure plane is divided into a number of slices. अब let's say if this is here, है ना, और ये मान लीजिए फेलियर प्लेन है, ठीक है, ये फेलियर प्लेन है। अब ये पूरा का पूरा सॉयल मास, ये पूरा सॉयल मास फेल कर रहा होगा, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस पूरे को एज अ होल ना लेके हम इसको अलग अलग स्लाइसेस में बांट देते हैं, लाइक दिस, है ना। अब ये वाला स्लाइस कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ये कुछ होगा, इस वाले का स्लाइस का कुछ अलग वेट होगा, इसका कुछ अलग वेट होगा, इसका कुछ अलग वेट होगा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कि कितना मिड ऑर्डिनेट का हाइट है या फिर कितना इसका विड्थ है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जनरली 6 to 12 स्लाइसेस आर कंसिडर्ड। यदि आप 12 स्लाइसेस लेते हो तो उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, यदि आप 6 स्लाइसेस लेते हो तो एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। बट फ्रॉम द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू जैसी एक्यूरेसी आपको चाहिए होगी आप उस हिसाब से कर सकते हैं। नाउ द फोर्स बिटवीन द स्लाइसेस इज नेग्लेक्टेड हियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जब बिशप मेथड में आएंगे तब हम और अच्छे से समझेंगे कि बिशप मेथड में और मेथड ऑफ स्लाइसेस, या फिर इसको हम फेलिनियस मेथड भी बोल देते हैं, या फिर इसको हम स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड भी बोल देते हैं, ओके। तो इसमें जो है फोर्सेस बिटवीन द स्लाइसेस इज नेग्लेक्टेड। लेट्स से कि यदि ये एक स्लाइस है और ये दूसरी स्लाइस है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, तो ये स्लाइस एक इंडिविजुअल रूप में काम कर रही होगी। इस स्लाइस का इस स्लाइस से, इस सेकेंड वाली स्लाइस से या लेट से थर्ड वाली स्लाइस से कोई भी लेना देना नहीं है। अगल बगल वाले जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे उसको हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज गिवन हियर, फोर्स बिटवीन द स्लाइसेस इज नेग्लेक्टेड एंड ईच स्लाइस इज अज्यूम्ड टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट कॉलम। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट कॉलम के रूप में एक्ट कर रही होगी, मतलब कि ये वाला फोर्स कोई भी साइड से नहीं लग रहा होगा और यहाँ से भी कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। सिमिलरली नॉर्मल फोर्स तो छोड़िए, वर्टिकल फोर्सेस में भी कोई भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। ऑलराइट, एंड द थर्ड पॉइंट हियर, इट इज दिस मेथड इज सुटेबल फॉर बोथ C and Phi सॉइल्स। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं और ये हमारा स्लोप हो गया एंड दिस इज द पॉइंट B हियर, ये देखिए एक टॉप पे है जहाँ पे ये फेलियर सरफेस अज्यूम होगा और ये एक यहाँ पे ये टर्न ले रहा है ना। तो यहाँ पे ये अज्यूम किया गया कि फेलियर जो है टो से ना पास होकर थोड़ा सा आगे जाके पास हो रहा है ना। फेलियर जो है, फेलियर प्लेन जो है आपका, दिस इज पासिंग थ्रू सम फर्दर पॉइंट हेयर। ओके, सो मैंने क्या किया, इस फेलियर को, इस फेलियर वेज को मैंने अलग अलग भागों में विभाजित कर लिया। किसमें? अलग अलग स्लाइसेस में। अच्छा, स्लाइसेस यहाँ पे कितनी ले रखी है पिक्चर में? यहाँ पे मैंने 7 स्लाइसेस ले रखी हैं। ओके, यदि मैं एक स्लाइस को ले लूँ, ठीक, इस स्लाइस को मैं अज्यूम कर लेता हूँ। अच्छा, इस स्लाइस को अज्यूम यदि करता हूँ तो कुछ ना कुछ वेट लग रहा होगा नीचे। सिमिलरली कुछ ना कुछ नॉर्मल फोर्स भी आ रहा होगा। नॉर्मल फोर्स किस तरीके से आ रहा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में या लेट्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो भी है, एक फोर्स नॉर्मली यहाँ पे आ रहा होगा। और सिमिलरली एक फोर्स क्या होगा? एक टेंजेंशियल फोर्स होगा जो कि इसको स्लाइड कराने की कोशिश करेगा, है ना। और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? सॉइल को रोकने के लिए उसकी शेयर स्ट्रेंथ यहाँ पे काम आएगी। ओके, सो यहाँ पे यही चीज़ देखिए, ये W4 बना रखा है, इसको हमने 4th नंबर की स्लाइस को कंसिडर किया है। ओके, एंड दिस इज N4 जो भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है, एंड दिस इज T4 जो भी शेयर स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पे।
सो दीज आर द नंबर ऑफ स्लाइसेस. अब यहाँ पे द फर्स्ट स्लाइस इज दिस वन, दिस यहाँ पे W1 लग रहा होगा, सिमिलरली W2 होगा, W3 होगा, W4 होगा एंड रिस्पेक्टिवली. अच्छा, जो WI है या W1I की वैल्यू जो है 1 से लेके जो भी 12 तक जितनी भी स्लाइसेस आपने कंसिडर कर रखी हैं, ठीक, एन नंबर ऑफ स्लाइसेस है तो n स्लाइसेस हो जाएंगी. अच्छा, तो जो भी इंडिविजुअल वेट्स होंगे डेट इज W1, W2, W3 एंड W4 देयर. ओके, एंड दिस इज द फेलियर प्लेन. AB क्या है, ये फेलियर प्लेन है. सिमिलरली टेंजेंशियल फोर्स है यहाँ पे, और जो रेजिस्ट कर रहा होगा वो क्या होगा, CM इंटू एल. जो भी इस आर्क का लेंथ होगा डेट विल बी ट्राइंग टू रेजिस्ट. ओके, सो दिस इज दिस CM जो भी मोबिलाइज्ड कोहेजन है इनटू द एल. जब हम फोर्स ट्राइंगल की बात करते हैं तो वेट तो एक लग रहा होगा नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स उस स्लाइस के ऊपर लग रहा होगा डेट इज n हेयर, और सभी स्लाइसेस का यदि आप समेशन ले लेते हो तो डेट इज गिवन बाय सिग्मा n. ओके, और यही चीज क्या होगी डाउनवर्ड फोर्स में, क्या लग रहा होगा, दिस इज टाउ हेयर. एंड यदि सभी स्लाइसेस का आप टाउ की वैल्यू को ऐड करते हो सो इट कम्स आउट टू बी सिग्मा t देयर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, एक मोमेंट mr होगा, ठीक है, जो रिजल्टिंग मोमेंट आ रहा होगा, और एक क्या होगा, एक m0 वैल्यू होगी. तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पे रेजिस्टिंग मोमेंट्स होंगे वो थोड़े से ज़्यादा ही होने चाहिए. सो इट दिस कम्स आउट टू बी CM इंटू एल इंटू 1. अच्छा, ये हमने तो यूनिट वेट ले रखी है 1, सो एल इंटू 1 इज कमिंग आउट. यदि मैं सर्किल की प्रॉपर्टी की बात करूँ और मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात करता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क की बात करता हूँ, है ना, दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज रेडियस r, दिस इज रेडियस r, सो दिस l इज गिवन बाय r इंटू थीटा देयर. ओके, सो l इंटू 1 मैंने किया, सो दिस कैन बी सिंपली रिटन एज CM इंटू r इंटू थीटा. अच्छा, प्लस सिग्मा n इंटू tan phi. ओके, एंड दिस इज इंटू दिस r रेडियस, ठीक, जितना भी रेडियस यहाँ पे है. और नीचे क्या होगा, नीचे दिस सिग्मा t इंटू r, जो कि यहाँ पे ड्राइव कर रहा होगा इसको फोर्स, क्योंकि ये सिग्मा टाउ क्या कर रहा होगा, सिग्मा टाउ विल बी ट्राइंग टू स्लाइड इट डाउन देयर. सो दैट इज गिवन. सो ये जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी में आप इसको यूज कर सकते हो. ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो. यदि मैं इसकी बात करूँ, सिग्मा n और tan phi की बात करूँ, तो आपको पता है जब कोई भी बॉडी स्लाइड करती है ना, कोई बॉडी स्लाइड करती है, यदि इस डायरेक्शन मूव करती है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे मूव, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में. ऑलराइट, सो एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, जहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, tan phi. और tan phi को आप कैसे लिख सकते हो, n इंटू दिस फ्रिक्शन कैन बी गिवन एज n इंटू tan phi. अब ये हर एक स्लाइस पे लग रहा होगा n इंटू tan phi. यदि आप सभी स्लाइसेस का समेशन ले लेते हो सो दिस कम्स आउट टू बी सिग्मा n इंटू tan phi बटा सिग्मा टाउ. यदि मैं कलमैन्स मेथड पे आता हूँ, मेथड ऑफ स्लाइसेस के बाद, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेट स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द होमोजेनियस स्लोप्स. जब हमने पिछले वाले की बात करी तो वहाँ हमने कैसे लिया था, जो प्लेनर या फेलियर सरफेस था वो क्या था, ये देखिए एक कर्वेचर था. ऑलराइट, बट यदि मैं इसकी बात कर रहा हूँ कलमैन मेथड की, तो यहाँ पे जो फेलियर सरफेस है दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट, प्लेनर. ये एक प्लेन लाइन है. अच्छा, यहाँ पे जो हाइट दे रखी है स्लोप की दैट इज गिवन एज h, और सिमिलरली जो स्लोप का एंगल दे रखा है दैट इज गिवन एज i, और जो फेलियर प्लेन का एंगल दे रखा है ना, फेलियर प्लेन का एंगल दे रखा है दैट इज गिवन एज अल्फा. यहाँ पे अजम्पशन क्या है, इट इज अ प्लेनर फेलियर पासिंग थ्रू द टो. तो जो फेलियर सरफेस है वो AB है और कहाँ से पास कर रही है, इस टो से पास कर रही है, ठीक, दैट इज देयर. और जो कोहेजन जो मोबिलाइज हुआ होगा वो होगा क्या, C देयर. अच्छा, यहाँ पे कुछ इस वेज का, जो ये फेलियर वेज है, ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ W वेट लगा रहा होगा नीचे. सिमिलरली कुछ ना कुछ रिएक्शन भी आ रहा होगा, और जो रिएक्शन आ रहा होगा वो क्या होगा, लेट्स से दिस इज द प्लेन और ये नॉर्मल है. अच्छा, कुछ phi m एंगल पे, ओके, ये रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, कुछ phi m एंगल पे ये रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा होगा. ओके, सो दैट इज गिवन देयर. यदि हम फोर्स ट्राइंगल की बात करें तो एक कोहेजन यहाँ पे आ रहा होगा, दिस वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक जो r की वैल्यू है रिजल्टेंट की या रिएक्शन की दैट इज गिवन बाय दिस. एंगल बिटवीन ऑल दीज इज 90 प्लस phi m, दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस इज गिवन बाय थीटा माइनस phi m, दिस, ठीक है, और दिस इज 90 प्लस phi m हेयर. तो इसके बाद आगे देखते हैं इसमें, wedge is in equilibrium under the three forces there. So this is the weight of the wedge, पहला. दूसरा हमने क्या बात करी, कोहेसिव की बात करी, कोहेसिव फोर्स की along this AB failure plane,
एंड देर इज दिस रिएक्शन आर विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल फाई एम टू द नॉर्मल. तो यदि ये नॉर्मल था तो ये रिएक्शन किस पे इंक्लाइंड था, इस नॉर्मल से फाई एम एंगल पे इंक्लाइंड था. ओके, सो दिस इज देयर. और जो वेट लग रहा था वो तो सिंपली ग्रेविटी के कारण एकदम नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था. यदि मैं W की बात करूं, सो इट कम्स आउट टू बी हाफ इंटू गामा एल इंटू h by sin I, and this h by sin is nothing but this width here, okay, this length here. अच्छा, इंटू साइन आई माइनस अल्फा. अब ये साइन आई माइनस अल्फा क्या है, ये वाला जो एंगल है दिस इज साइन आई माइनस अल्फा देयर, दिस एंगल हेयर. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वेट, तो ये वेट लग रहा होगा. और जब हम सी की बात करते हैं दैट इज कमिंग आउट टू बी सी एम इंटू एल देयर. अच्छा, यदि मैं बात करूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी की, तो इट इज़ गिवन बाय हाफ डी बी इंटू साइन ए. अब इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हाफ डी बी इंटू साइन ए, ये वेट निकालने के लिए. ओके, हाफ गामा इंटू एल इंटू एच बाय साइन आई इंटू दिस साइन आई माइनस अल्फा देयर. सो दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज्ड हियर. यदि मैं आगे बात करूँ लॉ ऑफ साइंस की मदद से, लॉ ऑफ साइन क्या होता है, दिस ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन अल्फा एंड सी बाय साइन बीटा हेयर एंड साइन गामा हेयर. तो ये अल्फा एंगल के ऑपोजिट ए साइड हो गई, देन देयर इज बी साइड एंड देयर इज सी साइड. अच्छा, लॉ ऑफ साइंस के मुताबिक यदि हम बात करें तो सी बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस फाई एम प्लस 90 इज देयर, दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस फाई एम एंड कॉस फाई एम देयर. Okay, so in the previous slide which we got the value of W here and C here, यदि मैं इसको आगे substitute कर देता हूँ इस equation number 1 में, so we get Cm into L divided by half of gamma into L h by sin I into sin I minus alpha, that is equal to sin alpha minus phi m by cos phi m. So we are using this here and this here, alright. So it comes out to be Cm by gamma h, और ये Cm by gamma h जब भी C by gamma h आप देखते हो तो what is it? इट इज़ नथिंग बट द स्टेबिलिटी नंबर. तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, स्टेबिलिटी नंबर निकाल सकते हो. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाफ इंटू कॉसेक आई इंटू साइन आई माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस फाई एम इंटू सेक ऑफ फाई एम देयर. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 विच गिव्स यू द वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ द स्टेबिलिटी नंबर. अच्छा, ये स्टेबिलिटी नंबर की अगर हम बात करना चाहें तो स्टेबिलिटी नंबर मैक्सिमम कब होगा, और हमें ये क्यों कंसर्न में है कि स्टेबिलिटी नंबर मैक्सिमम ही क्यों फाइंड करना है, बिकॉज जब भी स्टेबिलिटी नंबर मैक्सिमम होगा वो सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लेन होगा एंड दैट विल बी एट एन एंगल ऑफ अल्फा देयर. सो डी ऑफ व्हेन यू डिफरेंशिएट इट टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू देयर, सो व्हेन यू आर सिंपली डिफरेंशिएटिंग द एस एन वैल्यू साइन आई माइनस अल्फा एंड साइन अल्फा माइनस फाई एम, सो इट कम्स आउट टू बी दिस. एंड अल्फा सी की वैल्यू जो निकल के आती है वो क्या आ रही है, आई प्लस फाई एम बाय 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा और द फेलियर प्लेन का स्लोप जो है दिस अल्फा हेयर, जब फेलियर जो है हो रहा होगा और स्टेबिलिटी नंबर विल बी मैक्सिमम देयर. अच्छा, इस पे अगर हम बात करना चाहें कि किस अल्फा सी पे, ठीक, अल्फा सी पे स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि अल्फा सी पे यदि स्टेबिलिटी नंबर मैक्सिमम है तो वो वैल्यू कितनी होगी. तो हमने अल्फा सी की वैल्यू जो हमने लास्ट स्लाइड में निकाली आई प्लस फाई एम बाई 2, वो हम यहाँ पे पुट करते हैं. सो इट कम्स आउट टू बी सी एम बाय गामा एच मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉसेक आई इंटू सेक फाई एम इंटू साइन ऑफ आई माइनस आई प्लस फाई एम बाय 2 देयर इंटू साइन ऑफ आई प्लस फाई एम बाय 2 माइनस फाई एम. व्हेन यू आर सिंपली सिंप्लीफाइंग इट, इट कम्स आउट टू बी सी एम बाय गामा एच maximum, that is this stability number here, that is equal to 1 minus cos of I minus phi m by 4 sin I cos phi m. अच्छा, ये जो वैल्यू है ये क्या है, Sn की मैक्सिमम वैल्यू है. स्टेबिलिटी नंबर जो भी मैक्सिमम होगा दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला हियर. सो वी हैव फाउंड आउट द वैल्यूज हियर ऑफ दिस स्टेबिलिटी नंबर, है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर हियर. ऑल्सो वी हैव फाउंड आउट व्हाट, कि कब किस एंगल पे स्टेबिलिटी नंबर मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि फेलियर के चांसेस सबसे मैक्सिमम है. सो दैट इज द अल्फा सी वैल्यू हियर, ऑलराइट, दिस इज गिवन बाय आई प्लस फाई एम बाय 2 देयर. अच्छा, यदि मैं बात करूं कि इस अल्फा सी पे कितनी वैल्यू होगी एस एन मैक्सिमम की, तो दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन नंबर 3 हियर. Okay, so this is the Sn maximum here. When we simply rearrange the term, we want to find out this h, alright. When we try to find out this term, so this h comes out to be 4 times Cm
that is the cohesion mobilized into sin I into cos of phi m by gamma 1 minus cos of I minus phi m. So this is the safe height of the slope. Beyond this the failure will be occurring naturally there. Okay, so this is the h that we can find out. और कब, जब अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए. यदि मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी चार्ट मेथड की, तो स्टेबिलिटी चार्ट मेथड में आपके पास एक चार्ट जो रहता है, इसमें इधर पे तो y एक्सिस में दिस इज एस एन इज गिवन एंड इधर पे द स्लोप एंगल बीटा और i इज गिवन. वॉट एवर बी द केस, वॉट एवर बी द स्लोप एंगल दैट इज गिवन. अच्छा, फाई की अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं. ऑलराइट, तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री के लिए कुछ है, फाई की वैल्यू 5 डिग्री के लिए कुछ कर्व है, फाई की वैल्यू 10 डिग्री के लिए कुछ कर्व है. सो ऐसे अलग अलग कर्व्स दे रखे हैं. सो वॉट एवर बी द केस, आपको आई की वैल्यू यदि पता है, स्लोप एंगल क्या है, और आपको यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना ही है ना, तो बाकी अदर पैरामीटर्स यदि आपको पता है, दैट इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिटर्मिनेशन के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे गिवन स्लोप आई, ऑलराइट, दैट इज़ गिवन टू यू एंड फाई एम इज़ गिवन टू यू. यदि फाई एम गिवन है तो आपको ये चार्ट कौन सा यूज़ करना है ये आप पता कर सकते हो कि लेट से फाई एम की वैल्यू 20 डिग्री है तो आप ये वाला चार्ट यूज़ कर लोगे. ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग लेट से स्लोप एंगल इज लेट से 70 डिग्री, तो आप 70 डिग्री करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखोगे, और इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या चेक कर लोगे कि कितना स्टेबिलिटी चार्ट में एस एन की वैल्यू है. सो दिस एस एन कैन बी गिवन एज सी बाय सी एम दैट इज इक्वल टू सी बाय एस एन इंटू गामा इंटू एच देयर. ऑल्सो इफ इन केस द फाई एम इज इक्वल टू 0, यदि ऐसा होता है, ठीक, पिछले वाले केस में क्या था, फाई एम की वैल्यू कुछ थी, यदि 0 होता है तब हम दूसरा कर्व यूज़ करते हैं जहाँ पे जो स्टेबिलिटी चार्ट दिया गया है टेलर द्वारा वो आई के बीच में है और डी एफ के बीच में है. अच्छा, ये डेप्थ फैक्टर, एक नया फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है. दिस इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ दिस डेप्थ ऑफ हार्ड स्टेटम बाय दिस एच हेयर. ओके, सो दैट इज देयर. और आप इसमें देख सकते हैं क्या कि वाई एक्सिस पे क्या है, स्टेबिलिटी नंबर दे रखा है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, ये डेप्थ फैक्टर दे रखा है, दैट इज द डेप्थ फैक्टर हेयर. अब एन की वैल्यू क्या होती है, अब लेट से जो भी रहती है एन की वैल्यू 1:n के हिसाब से. ओके, 1:n हेयर. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी n इंटू एच. तो जैसा भी होगा, ओके, दिस कर्व हेयर, ये n की वैल्यू 1 हो गई, ये n की वैल्यू 2 के लिए है, n की वैल्यू 3 के लिए है. जो भी वैल्यू आपको पास पता होंगी उसके करस्पॉन्डिंग आप वाला चार्ट यूज़ करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आप स्टेबिलिटी नंबर निकाल सकते हैं. सो इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.